तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 13 के बारे में, जो एक हालांकि डिटेल में नहीं दिया गया है बहुत सारे बुक में और लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन इसके बारे में आज हम इसके बारे में बात करें कि ये जो आर्टिकल 13 है ये फंडामेंटल राइट में किसका काम करता है, इस आर्टिकल को पावर क्या है। तो सीधी सी ये समझिए, इस आर्टिकल में है कि आर्टिकल 30 के अंदर लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट के बारे में इसके अंदर ये बताता है कि ऐसे कोई भी कानून या ऐसे कोई भी कानून हो जो राज बनाता है या फिर कोई भी ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट के विपरीत हो या जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा उसको। तो यही है मेनली इसी चीज़ के बारे में ये जो है आर्टिकल 13 बात करता है। हालांकि इसको हम डिटेल में देखेंगे एक नोट के थ्रू, विजन है इसके नोट है उसके थ्रू देखते हैं कि इसके बारे में है क्या क्या, व्हाट इज इंक्लूड इन आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन, उसके कुछ डॉक्ट्रिन है उसके बारे में भी देखेंगे, और अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट उसके भी कुछ केस हैं उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, विजन है इसके नोट पर जाते हैं। यहाँ समझिए, सीधा क्वेश्चन है व्हाट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है भाई? तो इसके अंदर है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार के विपरीत हो या उसके असंगत, उसके अलग हो, उससे अलग हो, यानी कि इसके खिलाफ हो, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, यही इसके बारे में बात करता है। तो ऑल लॉ इन फोर्स इन द territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of part 3 provision of this part shall to be extended such inconsistency to be void। मतलब यानी कि जो कमेंसमेंट ऑफ द जब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके तहत ऐसे कानून उस टाइम कमेंसमेंट के बाद जो पहले बना हो ऐसे कानून या उसके बाद जो भी कानून बनेगा वो फंडामेंटल राइट के पार्ट जो थी यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ ना हो। अगर उसके खिलाफ है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बारे में यही है। दूसरी है स्टेट शैल नॉट टू मेक, स्टेट जो है या राज्य कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकता विच टैक्स अवे और या एवरेज द राइट कन्फेयर बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड contravention of this clause shall to be extended to be contravention to be void। हालांकि वर्ड कुछ कंट्रा अलग अलग है, इसका दो आप समझ लीजिएगा, लेकिन इसी के बारे में बात करता है। यानी कि जो स्टेट है ऐसे कुछ लॉ नहीं बना सकता है जो मेनली जो फंडामेंटल राइट जो पार्टिकल ये जो पार्ट है फंडामेंटल राइट कौन है पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, उसको उससे विपरीत हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा उस लॉ को। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड लॉ इंक्लूडेड एनी ऑर्डिनेंस, लॉ के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस भी हो सकता है या कोई ऑर्डर भी हो सकता है, बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम यूजेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ, लॉ के अंदर ये सब फोर्स ऑफ लॉ के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया में
लागू हो जाएगा। दूसरी बात है लॉ इन फोर्स इंक्लूडिंग लॉ पासेज आर मेड बाय द लेजिस्लेटर, फोर्स में रहेगा। लेजिस्लेटर द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो फोर्स में रहेगा। अदर competent authority in the territory of India before commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding, and that any such law or any part of thereof may not then in operation either all or in a particular area. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 36, यानी कि आर्टिकल जो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, यानी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल, यानी आर्टिकल 368 के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट होता है जो इसके अंदर अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसके अंदर यही है। तो यानी कि इसके थ्रू जो भी कानून बनता है, अमेंडमेंट संशोधन होता है, तो इसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 से रिलेटेड क्या क्या है वो चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या रिलेटेड है। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप, जिसके अंदर इफ फंडामेंटल राइट टू इक्लिप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ is amended to the extent that pre-constitutional law is no more inconsistent with amendment of fundamental right, then such law become valid again। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप बोल रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोल रहा है कि when a law is violated any provision of the constitution, यानी कि ऐसी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेट करता है किसी प्रोविजन को, देन इंस्टेड डिक्लेयर इंटायर लॉ एज इलीगल, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द लॉ मे बी रिमूव्ड विच इज इनकन्सिस्टेंट। जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो तो उसको हटा दिया जाएगा, इनकन्सिस्टेंट उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के हिसाब से व्हेन ए पर्सन इंटेंशनली चूज, यानी कि अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति चूज नॉट टू एक्सरसाइज ए राइट, ही इज प्रीक्लूडेड चैलेंजिंग constitutionally of law for benefit of which the right is waived. In India, person waived statutory right but cannot waive constitutionally right। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, द सुप्रीम कोर्ट कैन बी ओवर रूल्ड इट्स ईयरली जजमेंट बट इम्पैक्ट विल बी अप्लाई फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। ये कुछ डॉक्ट्रिन है, 3-4 डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर इक्लिप के बारे में बात करता है। इस क्लिप के हिसाब से ये कुछ है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के हिसाब से व्हेन ए लॉ इज वायोलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इंस्टेड डिक्लेयर्स इंटायर लॉ इज इलीगल एंड ओनली दैट पोर्शन ऑफ द लॉ मे बी रिमूव्ड व्हिच इज इनकंसिस्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के हिसाब से ये कुछ है, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव से ये कुछ है। तो आर्टिकल 3 हो गया। अब इसके अंदर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट की कुछ बात करता है। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में भी कुछ बात करना है। शंकरी प्रसाद केस 1991 में आया था। पार्लियामेंट इज ए पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, यानी कि 1951 के शंकरी प्रसाद केस के अंदर जजमेंट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस 1967 में है। फंडामेंटल राइट गिवन एज ए ट्रांसडेंटल
पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंड। ये बोलता है कि अमेंड भी नहीं कर, संघ गोलकनाथ के फंडामेंटल राइट का आप अमेंड नहीं कर सकते। केशवानंद भारती जजमेंट आया 1973 में, जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। मिनर्वा मिल केस 1980 में आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 368(5). दे आर कर्टलेट जुडिशियल रिव्यू। आयर कोलियो केस के अंदर लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम द डेट ऑफ द केशवानंद भारती वर्डिक्ट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये कुछ अमेंडेबिलिटी फंडामेंटल राइट के कुछ केस हैं जो आपको लिखने में हेल्प करेगा। ये वीडियो जो रहेगा, ये टॉपिक आर्टिकल 14 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।